हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 5 ऑफ एफएसएसएआई। देखो, इस पर्टिकुलर क्लास में आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने जो देखा, एफएसएसएआई का बेसिक देखा, स्ट्रक्चर देखा और हमने फंक्शंस के बारे में देखा। तो उन्हीं फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम बोल सकते हैं, एफएसएसएआई का काम ये है स्टैंडर्ड्स बनाना। अब स्टैंडर्ड्स बनाना, कैसे स्टैंडर्ड्स बनाना, तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड्स बनाने में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इस पर्टिकुलर क्लास में देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में फूड क्या है, हमारा लॉ फूड को कैसे डिफाइन करता है। फिर हम ये देखेंगे कि फूड स्टैंडर्ड्स क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल डिफिनीशन क्या होती है फूड स्टैंडर्ड्स की। और हम थोड़ा सा ये डिफरेंस देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाने में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर, जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर साइंटिफिक पैनल किस तरीके से स्टैंडर्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं। वर्टिकल स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं। इन सारी बातों को इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे, जो कि हमारी क्लास नंबर 5 होगी। इसके पहले वाली क्लासेस को आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। आज हम इसमें स्टैंडर्ड्स के बारे में समझेंगे। तो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड। हम सभी को पता है कि फूड क्या होता है, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर डिफिनीशन देखें, एक जनरल टर्म्स में अगर हम देखें, तो फूड क्या होता है। फूड इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम कंज्यूम करते हैं और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हम उसको फूड बोलते हैं। कभी भी अगर आप जो भी फूड है, अगर उसको ब्रेक करते हो, अगर हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें वो ब्रेकडाउन होता है उसका। क्या क्या होता है, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फूड के, जो आपको देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फूड इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। इट कैन बी यूजली ऑफ प्लांट सोर्स भी हो सकता है और ये एनिमल ओरिजिन से भी आया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो या तो वो प्लांट सोर्स हो सकता है, या तो फिर वो एनिमल सोर्स हमारे सामने हो सकता है। उसके बाद में जिसमें हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट काम होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें वो एज अ को फैक्टर काम करते हैं, या फिर असिस्ट करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उनमें वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देखें, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी सच एज ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर कीपिंग द इम्यून सिस्टम हेल्दी। तो इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी हमें फूड की जरूरत होती है, जिस वजह से फूड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जितने ही फंक्शंस होते हैं, लगभग सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है। जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम अगर हम आपसे पूछें कि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारी बॉडी में, तो वो होता है फैट होता है और प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तीन ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फूड के, जिससे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की अगर बात करें, तो फैट फैट हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट हो गया। बट यहाँ पर अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की अगर बात करें, तो प्रोटीन का मेजर जो काम होता है, जैसे कि मास बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है ऑल ओवर, उसमें प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, यानी कि जो हमारा फूड लॉ है, वो कैसे डिफाइन करता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को। तो उसका कहना है, हमारे फूड लॉ का ये कहना है कि फूड मींस एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड या फिर अनप्रोसेस्ड। यानी कि कोई भी फूड, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, चाहे वो पार्शियली प्रोसेस्ड हो, यानी कि चाहे वो कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, ठीक है, चाहे वो प्रोसेसिंग के बाद हमें जो फूड मिलता है वो फूड हो, या फिर वो पार्शियली प्रोसेस्ड फूड हो, वो सभी को हम क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे। विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंक्लूड्स प्राइमरी फूड टू द एक्सटेंड डिफाइंड इन क्लॉज
ZX। तो फूड लॉ को अगर आपने पढ़ा होगा, हमने उसको क्लियरली मेंशन किया है फूड लॉ वाली क्लासेस में। तो वहां पर जो ZX सब सेक्शन है, हमारा सेक्शन का सब सेक्शन है, उसमें यहाँ पर क्लियरली क्लॉज नंबर ZX में डिफाइन किया गया है कि फूड के बारे में बताया गया है। जनरली जो मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड और या फिर food containing such as ingredient infant food, packaged drinking water, alcoholic drink या फिर च्युइंगम हो गया, any substances including water used into the food during its manufacture, preparation और treatment are considered as a food। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है, आर्टिकल ऑफ फूड है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है या फिर उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता है उसको हम इंडस्ट्री में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर बात हो रही है वाटर यूज करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, उनको भी हम फूड की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया बट डज नॉट इंक्लूड एनी एनिमल फीड। एनिमल फीड यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, लाइव एनिमल यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड और प्रोसेस्ड फॉर प्लेसिंग ऑन द मार्केट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि कोई भी एनिमल, लाइव एनिमल है, जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है और उसको मार्केट में सेल के लिए एक तरीके से प्लेस नहीं किया गया है, तब तक हम उसको फूड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं कि इनमें से क्या फूड है क्या फूड नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे लिए सबसे सुपीरियर जो है वो हमारा फूड लॉ है। फूड लॉ जो भी कहेगा हमें उसी को मानना पड़ेगा। अदर डिफिनीशंस हमारे लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फूड स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, तो फूड स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है एक्चुअल में फूड स्टैंडर्ड्स। हमने पहले भी क्लासेस में, कई क्लासेस में ये टर्म यूज किया, फूड स्टैंडर्ड, बट होता क्या है। तो फूड स्टैंडर्ड को अगर हम समझे तो ये एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है। मान लेते हैं कि कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड अगर है, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड है, वो जब मार्केट में सेल होता है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया बनाए हैं। सेट ऑफ क्राइटेरिया का मतलब ये है कि कुछ आर्टिकल ऑफ फूड में जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो उसका कंपोजिशन है वो उसमें होना चाहिए, वो उसमें है या नहीं है। अगर उसमें है तो वो सेट ऑफ क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो यहाँ पर अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट अ फूड मस्ट मीट इफ इट इज टू बी सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सच एज सोर्सेस। इसके साथ ही साथ कंपोजिशन, अपीयरेंस, फ्रेशनेस, परमिजिबल एडिटिव एंड मैक्सिमम बैक्टीरियल काउंट। तो कोई भी फूड अगर हम लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या तो उसका एक सोर्स होता है कि कहाँ से वो आया है, एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है। ठीक है, दूसरी बात, कंपोजिशन उसका क्या है, उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कंटामिनेंट्स वगैरह वो सब कितना है। अपीयरेंस उसका देखने देखने के टाइम पे वो कैसा लगता है। उसके बाद में उसमें फ्रेशनेस कैसी है। परमिजिबल एडिटिव्स, जो एडिटिव्स हम फूड में ऐड करते हैं उनका अमाउंट क्या है, और जो मैक्सिमम बैक्टीरियल काउंट कितना है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया बनाए हैं कि हाँ भाई, एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर आप इस आर्टिकल ऑफ फूड को मार्केट में सेल करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करना होगा। अगर आप उनको फुलफिल करते हो, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आते हो, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। और अगर आप नहीं करते हो तो उसको हम मिस ब्रांडेड फूड भी बोलेंगे, हम उसको एक तरीके से सब स्टैंडर्ड्स फूड भी बोलेंगे। तो वो स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड्स है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फूड, आर्टिकल ऑफ फूड अगर इंटरनेशनल मार्केट में या फिर नेशनल मार्केट में भी अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अगर उसको सेल किया जा रहा है तो वहां पर भी स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। फूड स्टैंडर्ड एक बेसिक सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसको सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फॉलो करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स की। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल, दूसरा हम बात करते हैं नेशनल। तो यहाँ पर दो तरीके की फूड स्टैंडर्ड हैं। जब हम इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है,
कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दूसरा आता है नेशनल स्टैंडर्ड्स में एफएसएसएआई। तो फूड को लेकर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने का काम जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का है। नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाने का काम इंडिया में किसका है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई का है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर देखो, जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर अगर आपके पोर्शन में स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है तब तो हाँ ठीक है, हम कोडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अगर सिंपली यहाँ पर स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है कोडेक्स के बारे में, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है जनरली। फिर भी अगर आप चाहोगे तो हम आपको इसकी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन काम कैसे करता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कमिटीज होती हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में जो हमने समझा कि द इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स आर सेट थ्रू द जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन एफएओ और डब्ल्यूएचओ। तो एफएओ डब्ल्यूएचओ ये दोनों यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने आपस में मिलकर के 1962 में ये सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करेगा। उसी को लेकर के इन्होंने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 1962 में इन्होंने सोचा और स्टार्ट हो गया काम होना। बट 1963 में ये प्रॉपर तरीके से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वर्किंग में आया। तो यहां पर दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर द वर्क ऑफ कोडेक्स प्रोवाइड गवर्नमेंट्स विद अ वैल्यूएबल रिसर्च टू अचीव पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव सच एज फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन while providing a basis for trade to take place। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का काम है स्टैंडर्ड्स बनाना। स्टैंडर्ड्स बनाने की वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट इस काम को होता है कि जो कंज्यूमर है उसके जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर स्टैंडर्ड्स और ये सब चीजें प्रॉपर मैनर में होंगी तो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए आसानी से प्लेस किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद में हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इज वन ऑफ द प्रिंसिपल मैंडेट अंडर द एफएसएस एक्ट। जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नेशनल फूड स्टैंडर्ड है यानी कि इंडियन फूड स्टैंडर्ड है, दूसरा जो हमारा ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड है, उन दोनों के बीच में एक हार्मोनाइजेशन देखने को मिले जिससे एक प्रॉपर एक स्मूथ मैनर में काम हो सके, ठीक है। ये किसमें लिखा गया है? हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में लिखा गया है। स्टैंडर्ड सेट बाय एफएसएसएआई आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल एफर्ट्स आर मेड टू हार्मोनाइज विद कोडेक्स सो एज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड हायर लेवल ऑफ फूड सेफ्टी। द इंडियन फूड कोड इज इन हार्मनी विद द फूड कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर जो एफएसएसएआई जो स्टैंडर्ड्स बनाता है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी स्टैंडर्ड्स बनाता है वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं जिससे एक हार्मोनाइजेशन हमें देखने को मिले और जो एक यूनिफॉर्म नेचर हमें देखने को मिले, जिससे बहुत ज्यादा आप देखोगे कि जो एक को रिलेशन होता है दोनों में नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो बना रहे, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम अडॉप्टेड फ्रॉम कोडेक्स जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एडिटिव वेयर एवर सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट कोडेक्स स्टैंडर्ड आर कंसिडर फॉर द अडॉप्शन विद विदाउट मॉडिफिकेशन प्रोवाइडेड दे आर अ लाइन विद डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर प्रैक्टिसेस आर रिजल्ट ऑफ दिस एफएसएसएआई इन लाइन विद कोडेक्स नोटिफाइड अ लिस्ट ऑफ मोर देन 11,000 food additive which are permitted to be added in various food categories. The step has broadly facilitated an industry to innovate and create new opportunity in this area। तो यहाँ पर जब आप कोडेक्स की वेबसाइट पे जाओगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने का काम जो करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो वहां पर आपको फूड एडिटिव को लेकर के, फूड कंटामिनेंट्स को लेकर के, फूड पैकेजिंग को लेकर के बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आपको देखने को मिलेंगी जो फूड एडिटिव को लेकर के, माइक्रोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को लेकर के, या फिर जो वेटनरी रेसिड्यू वगैरह होते हैं उन सभी को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट कमिटी देखने को मिलती हैं जो अपने एक्सपर्ट टीम के साथ में मिलकर के काम करती हैं स्टैंडर्ड्स बनाने का, ठीक है। बट हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने समझा फूड स्टैंडर्ड्स, अब ये फूड स्टैंडर्ड्स के बाद में एक टर्म आता है फूड स्टैंडर्डाइजेशन। तो फूड स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ
फूड स्टैंडर्ड्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फूड स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि इसका अब आखिर जो हम फूड स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बेसिक पर्पस क्या है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि द बेसिक पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग फूड स्टैंडर्ड इज टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं एंड रिस्क प्रमोटिंग फेयर ट्रेड इन फ्रॉम ऑल्सो टू प्रिवेंट मिसलीडिंग और डिसेप्टिव प्रोडक्ट एंड टू इनेबल कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड्स का सबसे पहला काम तो ये है, स्टैंडर्ड इस वजह से बनाए जा रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ हो सके, पब्लिक को रिस्क से प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में उसको प्रमोट किया जा सके, वहां पर एक फेयर ट्रेड को प्रमोट किया जा सके जिससे ट्रेड को लेकर के कोई एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना देखने को मिले, यहाँ पर एक तरीके से जो हिडन इंफॉर्मेशन ना हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री आपस में एक यूनिफॉर्म मैनर में बिना किसी हिडन इंफॉर्मेशन के ट्रेड कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मिसलीडिंग मिसलीडिंग को रोकना, डिसेप्टिव प्रोडक्ट जो धोखाधड़ी वगैरह होती है ना, नकली जाली प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, इन सभी चीजों को रोकने के लिए भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर को अवेयर करना और उनको इन्फॉर्म करना कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको रीड करो, रीड करने के बाद में आपके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट है तो आप परचेज करो, वरना आप उसको परचेज ना करो। तो क्या होता है कि कंज्यूमर को एटलीस्ट अवेयर करना, बताना। अब कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा, जो आर्टिकल ऑफ फूड होता है उसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के ऊपर जो भी चीजें मेंशन होती है उन सारी चीजों को हम रीड करेंगे, हम देखेंगे कि हाँ भाई इसमें जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो किया गया है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो सब है, तो हम उसको परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये है कंज्यूमर को भी एक एडुकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद में देखो ये इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सच स्टैंडर्ड शुड बी यूनिफॉर्म नेशनली सो दैट द एफबीओ यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री हैव ओनली वन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लायंट विद एंड हेंस अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि ये भी जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं इंडिया की अगर बात करें, हम नेशनल लेवल पे बात करें, ये क्या होने चाहिए, शुड बी यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। यानी कि नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दिल्ली में हैं, उसके बाद में अगर हम केरला में हैं, उसके बाद में हम अगर महाराष्ट्र में हैं तो सब जगह स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। स्टैंडर्ड जो है वो यूनिफॉर्म नेचर के होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर, द इंटायर प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग इज कैरिड आउट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। जो प्रोसेस होता है ना स्टैंडर्ड्स बनाने का वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, वहां पर कुछ भी हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं। ये नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा करके रख लिया गया, शेयर नहीं किया गया, तो उसमें क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट मैनर नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी चीजें होती हैं, इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि जो भी उससे रिलेटेड है सभी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। FSSAI has constituted scientific bodies, namely the Scientific Committee and 21 subject scientific panels comprises of the eminent independent subject expert। पिछली क्लासेस में हमने देखा साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, स्पेशली साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल, ये दोनों काम करते हैं स्टैंडर्ड्स को लेकर के, ठीक है। तो हमने ये बातें देखी थी। इसी तरीके से जैसे साइंटिफिक कमिटी कंप्राइजेस ऑफ चेयरपर्सन, तो वही बात लिखी है जो हमने पिछली क्लास में देखी थी कि साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल में कितने मेंबर होते हैं, कौन चेयरपर्सन होता है और किस तरीके के मेंबर यहाँ पर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं, ये सारी बातें हमने देख ली थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक तो यहाँ पर किस वजह से किया जा रहा है हमने आपको समझाया, यूनिफॉर्म नेचर होना चाहिए, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स का। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मींस द स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया है फूड अथॉरिटी के द्वारा जो भी चीजें यहाँ पर रेगुलेशन में मेंशन करी जाएंगी स्टैंडर्ड्स को लेकर के, वही यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होंगे। तो ये लॉ हमारा ये कहता है, और आज के टाइम पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल रेटिंग को लेकर भी बात हो रही है, ठीक है।
न्यूट्रिशनल रेटिंग का मतलब ये है कि जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें कुछ स्टार देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टार 1 2 3 करके मैक्स टू मैक्स 5 स्टार देखने को मिलते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैक्सिमम स्टार है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कम होगा, यानी कि ये बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो लेकर के आ रही है वो ये लेकर के आ रही है न्यूट्रिशनल रेटिंग। सपोज दैट कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड है, अगर आप उसको लेते हो मार्केट में, तो उसके ऊपर भी आगे से आपको स्टार देखने को मिलेंगे। 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि उसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ के लिए वो काफी अच्छा होगा। तो इस तरीके के नए नए चेंजेस हमारी गवर्नमेंट करती रहती है, जिससे मेजर फोकस यही है कि कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज आप देख रहे हो हम कितना आगे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं वो भी कितना आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनोवेशन करते चले जा रहे हैं। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना आगे जा चुका है, बहुत बहुत ग्रोथ हो रही है, हर एक कंट्री ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। बट उसको लेकर के कितना ज्यादा हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजें खत्म हो रही हैं। आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट किस तरीके से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के साथ ही साथ जो इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो ह्यूमन की हेल्थ पे देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से 100% अच्छी नहीं है हमारे लिए। किसी में कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कुछ हद तक ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, बट किसी में ज्यादा हार्मफुल नेचर देखने को मिलता है, किसी में हमारे लिए बहुत कम देखने को मिलता है, बस यही फर्क है। बट कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे जो चीजें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाए। इस बीच में, इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, एफएसएसएआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरी कंट्री में जो हमारी हेल्थ को लेकर के ध्यान दे रहा है। नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स चला रहा है एफएसएसएआई की किस तरीके से हम कंज्यूमर को अवेयर कराएं। आप इस बात को ध्यान दो कि हम क्या कर सकते हैं, जो मार्केट में फूड प्रोडक्ट हैं या फिर चॉकलेट्स हो गया, मैगी हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, हम उनको एक तरीके से बंद नहीं कर सकते। बट हमारी गवर्नमेंट ये काम एटलीस्ट कर रही है कि सभी को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर अगर खुद चाहे तो उन चीजों से दूर हो सकता है, वो सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि किसी को ऐसे तो हम नहीं रोक सकते, बट अगर सबको अवेयर किया जाएगा, एटलीस्ट उसको पता होगा कि हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, तो अपने अकॉर्डिंग वो फूड का सिलेक्शन कर पाएगा। इसी वजह से ईट राइट इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हमारी कंट्री में चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में हो रही हैं। तो इसी को लेकर के ये है कि न्यूट्रिशनल रेटिंग अगर रहेगी तो हम अपने लिए अच्छे फूड का सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो मेजर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया गया है। एक तो है हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी, दूसरा है वर्टिकल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी की बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में है, वो बस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि कट अक्रॉस वेरियस फूड कैटेगरीज एंड प्राइमरी रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी कवरिंग लिमिट फॉर वेरियस कंटामिनेंट्स। हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, यहाँ पर वेरियस कंटामिनेंट जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल और टॉक्सिक इन इन फूड एंड आल्सो रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया एंड क्लेम्स हो गया, देयर आर कवर्ड अंडर द एफएसएस कंटामिनेंट्स टॉक्सिक एंड रेसिड्यू रेगुलेशन 2011 अंडर अपेंडिक्स बी। ये सब चीजें जब आप रेगुलेशन को पढ़ोगे वहां पर आएंगी, बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एफएसएस यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, फूड प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड्स और फूड एडिटिव के लिए जो रेगुलेशन है उसकी बात हो रही है। फूड पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए जो रेगुलेशन है उसके लिए बात हो रही है। तो ये सारी जो कैटेगरीज है ना जिनको हमने बात की, ये सब हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड्स में आएंगी। दूसरी बात अगर बात करें वर्टिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मेनली इंक्लूड आइडेंटिटी एंड कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर क्या है, कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, यहाँ पर लिमिटेशंस की बात हो रही थी, लिमिट्स की बात हो रही थी। वर्टिकल में कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स एंड आर कवर्ड अंडर एफएसएस
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011। तो 2011 के नाम से नंबर ऑफ रेगुलेशन है। उसके बाद में इसी तरीके से एक हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फंक्शनल फूड एंड नॉवेल फूड और रेगुलेशन 2016। तो ये सब किस में आएगा? ये हमारा वर्टिकल स्टैंडर्ड्स में आएगा। तो ये कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन में ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, जैसे कि एफएसएसएआई नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं के सामने कि कोई भी स्टैंडर्ड्स आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई ये वॉलेंट्री है या फिर मैंडेटरी है। वॉलेंट्री का मतलब ये है कि आप इसको करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंडेटरी का मतलब ये है कि आपको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एफएसएसएआई जो नोटिफाई करता है, एफएसएसएआई नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। अगर एफएसएसएआई किसी भी स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? मैंडेटरी हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बट यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कोडेक्स, कोडेक्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करता है। तो कोडेक्स को लेकर के जब आप बात करोगे तो कोडेक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वॉलंटरी इन नेचर है, वो एक तरीके से मैंडेटरी नहीं है। अगर आप उनको करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ठीक है। आपके ऊपर किसी भी तरीके का बाइंडिंग नहीं है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने ही करने हैं। बट जब हमारा नेशनल गवर्नमेंट ऐसा करता है, जो एफएसएसएआई जो स्टैंडर्ड्स को लेकर के आता है वो मैंडेटरी हो जाते हैं। तो एफएसएसएआई नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स एंड इनके साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे कि जैसे कंपलसरी हो जाते हैं ये, ठीक है। मैंडेटरी और कंपलसरी हो जाता है टू बी फॉलोड बाय द फूड बिजनेसेस, यानी कि एफबीओ, फूड बिजनेस ऑपरेटर जो होते हैं उन सभी को ये फॉलो करने होते हैं। देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज दैट फ्रेम फूड स्टैंडर्ड्स विच आर वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर अदर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, बट एफएसएसएआई जो भी स्टैंडर्ड्स मोस्टली लेकर के आता है वो सभी मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउ एवर सम ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि जो फूड का बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टू ऑब्टेन एफएसएसएआई लाइसेंस, ठीक है। एफएसएसएआई लाइसेंस लेना होता है विच इंक्लूड द बीआईएस सर्टिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब जो भी लोग पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर सेल करते हैं, ठीक है, उनके लिए बीआईएस बहुत मैंडेटरी होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन मार्क बहुत जरूरी होता है, तभी वो मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। एंड एग मार्क लेवल फॉर सेल ऑफ सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर एग मार्क बहुत जरूरी होता है। अब ये मैंडेटरी कर कौन रहा है? ये मैंडेटरी कर रहा है एफएसएसएआई। पहली बात तो आप एफएसएसएआई का लाइसेंस लोगे तभी आप किसी भी फूड को सेल कर सकते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह रन कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी हैं। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के काम कर रहे हो तो आपके पास में बीआईएस का सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, तभी एफएसएसएआई आगे चीजें प्रोसीड करेगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को या मार्केट में सेल करते हो, ठीक है, तो वहां पर एग मार्क का सर्टिफिकेशन मार्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर साइंटिफिक पैनल की जो हमने बात करी थी कि साइंटिफिक पैनल फॉर स्टैंडर्ड्स मेकिंग, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पैनल्स हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो करेंटली फूड अथॉरिटी हैज कमीशन 21 साइंटिफिक पैनल। अभी तक 21 साइंटिफिक पैनल्स के बारे में ही हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। दैट कंप्राइजेस 11 वर्टिकल हैं जिसमें 10 जो हैं वो हॉरिजेंटल हैं, 11 वर्टिकल हैं, 10 जो है वो हॉरिजेंटल है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल को लेकर के पीछे अभी हमने थोड़ा सा समझा था। अब हॉरिजेंटल में कौन कौन से हैं ये बस आप कैटेगरी देख लो, जैसे कि फूड एडिटिव हो गया, फ्लेवरिंग हो गया, प्रोसेसिंग एड्स हो गया, मटेरियल इन कांटेक्ट विद फूड हो गया, ठीक है, ये किसके अंदर में है? हॉरिजेंटल पैनल के अंडर में है। उसके बाद में आता है पेस्टिसाइड रेसिड्यू, हॉरिजेंटल में है। एंटीबायोटिक रेसिड्यू, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, बायोलॉजिकल हैजार्ड हो गया, कंटामिनेंट्स हो गया, लेबलिंग हो गया, मेथड ऑफ सैंपलिंग हो गया, न्यूट्रिशन एंड फोर्टिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया। ये सब किसके अंडर में आएगा? ये सब हॉरिजेंटल पैनल के अंडर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे सामने वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में क्या क्या है? फंक्शनल फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, डाइटेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। ये सब किस में आएगा? वर्टिकल पैनल में आएगा। फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट है। उसके बाद में सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम एंड देयर प्रोडक्ट्स हो गए, इंक्लूडिंग बेकरी, ये सब किस में है? वर्टिकल में है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड देयर प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब किस में है? वर्टिकल में है। मीट एंड मीट प्रोडक्ट हो गया, इंक्लूडिंग पोल्ट्री हो गया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया। ऑयल एंड फैट्स हो गए। स्वीट्स, कन्फेक्शनरी, स्वीटनर, शुगर हो गया, और इसके साथ ही साथ हनी हो गया, ये सब किस में है? वर्टिकल में है। वाटर जो है
और बेवरेजेस है वो सब वर्टिकल में है। स्पाइसेस और कलनरी हब्स है वो भी वर्टिकल में है। आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो आपका किस में है, वर्टिकल पैनल में। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं ऑप्शंस में डाल करके, कौन सा वर्टिकल स्टैंडर्ड्स है या फिर कौन सा वर्टिकल पैनल है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये आपके सामने एक जो चार्ट दिख रहा है, सबसे पहले अगर कोई स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि कंट्री में तो कुछ हमें ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है कि हाँ, इसको लेकर के हमें स्टैंडर्ड्स बनाना चाहिए, इस आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के हमें स्टैंडर्ड्स बनाना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो बात होती है, तो एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट प्रपोजल होता है फॉर यहाँ पर न्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल होता है। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद में उसको रिव्यू करता है कौन, साइंटिफिक पैनल। साइंटिफिक पैनल उस पर काम करता है। ठीक है, साइंटिफिक पैनल के जो पॉइंट्स होते हैं वो वहां पर मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक कमिटी उसको रिव्यू करती है। ठीक है, साइंटिफिक कमिटी उसको चेक करती है और उसके बाद में अप्रूव्ड बाय फूड अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, अप्रूव्ड बाय फूड अथॉरिटी। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर वो फूड अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद में किसके पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास जा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अगर उसको अप्रूव कर देता है तो उसके बाद में वो फाइनल नोटिफिकेशन इन गैजेट ऑफ इंडिया जो होता है उसमें पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टेप होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो एफएसएसएआई है, यानी कि जो मेन अथॉरिटी है, अगर वो इसको अप्रूव नहीं करती है तो ये वापस इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा किसके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होंगी चीजें, अगर वहां से अप्रूव नहीं होता है, यानी कि दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसको अप्रूव्ड करेगी या तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर अप्रूव हो जाएगा तो फाइनल नोटिस में चला जाएगा। अगर अप्रूव नहीं होता है तो यहाँ पर जो अपना डब्ल्यूटीओ और एसपीएस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वगैरह है वो सब इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर स्टेक होल्डर्स के यहाँ पर कमेंट्स वगैरह आएंगे। स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सभी के कमेंट्स मांगे जाएंगे। पब्लिक के भी कमेंट्स मांगे जाते हैं जब कोई स्टैंडर्ड्स आता है, तो आप पोर्टल पे जाकर के अपने कमेंट्स वगैरह दे सकते हो। अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो दोबारा से जाती हैं चीजें, फिर इसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, फिर ये सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हाथ में है, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री है। जब तक वो अलाउ नहीं करेगी तब तक कोई भी स्टैंडर्ड्स पब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमिटी ये सब इसको रिव्यू करते हैं। आफ्टर रिकमेंडेशन बाय द साइंटिफिक पैनल एंड वैलिडेशन बाय द साइंटिफिक कमिटी, अ स्टैंडर्ड इज अप्रूव्ड बाय द फूड अथॉरिटी एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर हो जाता है, देयर आफ्टर अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज इशूड फॉर द इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको अप्रूव कर देता है, उसके बाद में 60 डेज का टाइम होता है। 60 डेज के टाइम को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कमेंट। यहाँ पर पब्लिक कमेंट्स मांगे जाते हैं कि हाँ भाई, बहुत सारे लोग हैं जो इसके फेवर में हैं बट बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर पब्लिक कमेंट्स मांगे जाते हैं। 60 डेज का टाइम होता है। तो 60 डेज का जब टाइम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में फाइनल उस पर डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोबारा से उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है किसका, स्टैंडर्ड्स बनाने का। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा जो पब्लिक कमेंट्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, वो 60 डेज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम उसको ऐड कर लेंगे और हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे वहां पर, जिससे आपको चीजें और क्लियर मैनर में समझ में आए। ठीक है, बाकी जितनी चीजें आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम काफी डिटेल में समझ रहे हैं। स्टैंडर्ड्स को लेकर के थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड है, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए जो हम आपको एडिशनल जो नोट्स में इंक्लूडेड है उनको आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो बेसिक क्या चीजें हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ ली कि स्टैंडर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं और यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।